प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिकी टैरिफ पर संसद में हंगामा। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद में मकर द्वार के सामने किया विरोध प्रदर्शन। संसद में वक्फ बिल पारित होने के बाद आज पहला जुम्मे की नमाज से पहले शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। उत्तराखंड में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार, ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम रहेगा शुष्क, पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में किया स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन। कहा, भारत ने जो हासिल किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। यूपी के बरेली में आगामी रामनवमी और नवरात्रि के मद्देनजर शहर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस शहर में कर रही मार्च। और वक्फ बिल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जुम्मे की नमाज के बाद सड़क पर प्रदर्शनकारी समाज का प्रदर्शन। अहमदाबाद और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया गया। संसद के पास वक्फ बिल का विरोध लोगों ने किया है। वक्फ बिल को वापस लेने की लोगों ने मांग की है। खबर कर्नाटक के हुगली से, जहां एक बार फिर से तृणमूल नेता असित मजूमदार विवादों के घेरे में आ गए हैं। बता दें कि विधायक असित का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो तृणमूल कर्मियों से कह रहे हैं कि कर्मी ठीक से काम नहीं कर रहे तो कुछ बीजेपी से पैसे ले लेते हैं, उनको निश्चित करना होगा। दुष्ट गाय से बिना गाय का ग्वाला ठीक होता है। চরিত্রহীন লম্পট যত রকম ইয়ে হয়, যেহেতু আপনি ব্যাটার মান্নাকে বলেছেন বিষয়টা, যে দেখুন বাচ্চাকে আমি স্নেহ করি, ও আমার অনেক ছোট। আমার ধারণা ও না বুঝে বলেছে। বাচ্চা তো আমাদের দলের সম্পদ। আমি কাউকে মনে ব্যথা দেওয়ার জন্য বলিনি। আর আমি বলেছি কর্মী মিটিং এ, নেতৃত্বের মধ্যে নেতৃত্বকে চাঙ্গা করতে আমি বেচা সন্ন্যাসী সেদের উদাহরণ দিয়েছি যে এরা নিচু থেকে উঠে বড় হয়েছে। এটা যারা এডিট করে পাঠালো তারাও ঠিক করেনি। আর পুরো বক্তব্যটা আমার দিক, যারা করেছে তারা পুরো বক্তব্যটা দিক না। পুরো বক্তব্য দিলে পরিষ্কার হবে আমি কি বলেছি, কোনটা দুধ আর কোনটা জল বোঝা যাবে। সেনাশিসকেও আমি হাতে করে দলে এনেছি, ও খুব ছোট ছিল, ওরা ওদের যোগ্যতায় উঠেছে। আমি তো বলেছি দলের কর্মী হও আগে। দেখবেন ওই ভিডিওতে আছে যে সুব্রত বক্সি রাত্রি দুটোই যদি আমাকে বলে তুই পায়ে হেঁটে কলকাতায়, আমি পায়ে হেঁটে কলকাতায় যাব। এসব কথা বলেছি দলের কর্মীদের চাঙ্গা করতে। কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটার লিস্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং ভোটার লিস্টের জন্যই দিল্লিতে আমরা গভর্নমেন্ট, কেজরিওয়ালের গভর্নমেন্ট হেরেছে। তো ভোটার লিস্টটা সিরিয়াসলি অনেক কর্মী মন থেকে কাজ করছে না, তাদেরকে চাঙ্গা করতে আমি এসব বলেছি। আমি কাউকে ব্যথা দিতে বলিনি। আমার এটা ধর্ম নয় কাউকে ব্যথা দেয়া। ওরা ওদের যোগ্যতায় উঠেছে, আমি আমার যোগ্যতায় যেখানে থাকার আছি, এতে নিয়ে আমার কোনো ব্যাপার নেই। বাট বাচ্চাকেও আমি স্নেহ করি। আর স্নেহাসী অত্যন্ত ছোট, আমি দুজনকে স্নেহ করি, ভুল বুঝছে ওরা। বলতে 2002 সালে এসেছেন,
আর ও 98 সালে আমি এই বিতর্কে যাব না। ও কবে এসছে? আকবর বেঁচে নেই। আকবর বেঁচে থাকলে সব হতো। আকবর বেঁচে নেই। আমি এই বিতর্কে যাব না। ও কবে এসছে, কোথা থেকে এসছে, আমি তো বললাম আমি ওকে স্নেহ করি। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कहा कि प्रधानमंत्री 2014 से सुधार और परिवर्तन की नीति पर चल रहे हैं। ये वक्फ संशोधन विधेयक भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से जिस प्रकार से देश में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर चल रहे हैं, ये वक्फ संशोधन बिल भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। वक्फ की संपत्ति को लेकर लगातार हम सबको ध्यान में आता था कि किस प्रकार से ये चल रहा है। रेलवे और सेना के बाद सर्वाधिक जमीन जो है वक्फ के पास है, 9.4 लाख एकड़ जमीन, पर उस जमीन का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, पारदर्शी तरीका नहीं था और कुछ चुनिंदा लोग ही उसका लाभ ले रहे थे। और इसलिए अब संशोधन के माध्यम से वक्फ की संपत्ति पारदर्शी होगी, आम लोगों के उपयोग के लिए आए और अनेक जो खामियां थी कि आदिवासी की जमीन को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जा रहा था, सरकारी संपत्ति को भी, अन्य धर्म और समाज के लोगों के प्रॉपर्टी को भी, और वक्फ बोर्ड का जो गठन है उसमें भी महिलाओं को कोई स्थान नहीं था। ऐसे अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संशोधन इस बिल में आया है, तो निश्चित रूप से ये वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता आएगी, मैनेजमेंट प्रॉपर होगा और उस संपत्ति का सदुपयोग हो पाएगा। ममता बनर्जी कह रही कि जानबूझकर राजनीतिक तरीके से देश को विभाजन करने के लिए किया गया। पश्चिम बंगाल तो ममता बनर्जी से संभाला नहीं जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जो आज दुर्दशा हो रही है, किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां अराजकता फैला के रखे हैं, तो ममता बनर्जी को इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। वास्तविकता ये है कि आम देशवासी, आम मुस्लिम समाज इस संशोधन को स्वीकार कर रहा है, स्वागत कर रहा है और ये आम मुस्लिमों के हित में है। वास्तविकता ये है कि ये जिस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं, 370-35A के मामले में देश में भ्रम फैलाया, आज वो कहां है? नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जो तमाशा इन्होंने खड़ा किया, कौन से मुस्लिम की नागरिकता समाप्त हुई है उस कानून के बाद? तो देश में भ्रम फैलाने का, मुस्लिम समाज को डराने का ये लगातार काम करते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज समझ गया है कि कैसे इनको राजनीति का टूल बना के इनके साथ खेल अब तक खेला गया है। चाहे ये कांग्रेस पार्टी के लोग हों, अन्य जो इंडी गठबंधन के लोग हों, उन्होंने कैसे उनके साथ अन्याय किया है, ये भी आम लोग समझने लगे हैं। इसलिए ममता बनर्जी की किसी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां सवारियों से भरी सिटी बस में अचानक आग लग गई। घटना कलेक्ट्रेट चौराहे के पास की बताई जा रही है। बता दें कि एमबीएस अस्पताल के बाहर सिटी बस में ये भीषण आग लगी है। आग लगता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी को बस से सकुशल बाहर निकाला गया। कलेक्ट्री सर्किल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बस में आग लगी हुई है। तो तुरंत प्रभाव से मैंने सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र, श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र पर फोन करके 2 दमकलों को मौके पर बुलाया और अभी आग बुझाने का प्रयास जारी है। बस पूरी तरह से जल चुकी है, कोई हताहत नहीं हुआ है। कारण क्या सामने आया? कारण जैसे ही ड्राइवर से हमने बात की है तो उसने बताया कि शॉर्ट सर्किट होना ही इसमें बताया जा रहा है। तो पैसेंजर वगैरह इसमें 25 बैठे हुए थे, जो कि ड्राइवर ने बताया है। उसको कलेक्ट्री सर्किल पे पहले ही उतार लिया गया था और बस को थोड़ा आगे ले जाके आग बुझाने का प्रयास किया गया।
वक्फ संशोधन विधेयक अपने कई कारणों से मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी का कारण बन गया है। विपक्ष ही नहीं बल्कि अधिकांश मुस्लिम संगठन भी इस बिल के तहत किए गए संशोधनों से असहमत और काफी नाराज हैं। वहीं जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में अपना वोट देना उनके लिए भारी साबित हो रहा है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले को लेकर रोष नजर आ रहा है और पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है। देखिए, मैं जेडीयू का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और मुझे आज की तारीख में मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से काफ़ी अपेक्षाएं थी वक्फ अमेंडमेंट बिल के से संबंधित, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया। मैं समझता था कि एक सेकुलर नेता है, मैं उन्हीं का पूजा करता हूं, जो समुदाय विशेष के नेता ना हों और सारे समाज के नेता हों, सारे समाज सारे समुदाय का नेतृत्व करते हों। मैंने उन्हें यही समझता था। तो आज मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल को देखते हुए मैं ये फैसला लिया कि आज मैं, जो कि हमारी बात प्रदेश में लेटर इशू किया हुआ है, मुझे बार बार प्रदेश से भी कॉल आ रहा था कि प्रदेश कमेटी में चांद जी को माइनॉरिटी के कोटा में कुछ जगह दिया जाएगा, माइनॉरिटी सेल में, लेकिन मैं इस वजह से थोड़ा वेट कर रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन उनका क्या रोल होता है इंतज़ार कर रहा था। फिर मैं आज फैसला लिया हूं फाइनली कि मैं अपने प्राथमिक सदस्यता से जेडीयू का मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मुस्तकबिल को सोचूं तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तार तार करके आज लोकसभा में उन्होंने बिल वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करा लिया। उसमें जो है 288 अगेंस्ट में और 232 इसके 288 वक्फ अमेंडमेंट बिल के पक्ष में वोट्स किया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी सपोर्ट किया। चिराग पासवान जी भी सेकुलर के नेता माने जाते हैं और जीतन राम मांझी वगैरह सभी जो इन लोगों ने 288 वोट्स के पक्ष में वोट्स किया है और लोकसभा में पास हो गया। अब राज्यसभा का मामला है तो वहाँ मैं ये भी समझता हूँ कि 125 जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल संशोधन के पक्ष में ही वोट्स करेंगे, तो मैं क्यों ऐसे पार्टी में रहूं। मैं विश्वास करता हूं जो पार्टी सभी समाज सभी समुदाय को लेकर के चले। आज हमारे देश में 2024 के बाद जो सरकार केंद्र में आई है वो केवल और केवल एक समुदाय विशेष का ही डेवलपमेंट चाहते हैं। भाई ऐसा क्यों? यहाँ एक बड़े समाज भी है, यहाँ बहुसंख्यक समाज भी हैं। उन लोगों के मान लेता हूँ कि वो तो हर चीज़ में कहते हैं कि ये उनके पक्ष में, ये माइनॉरिटी के पक्ष में ये मैं संशोधन कर रहा हूँ, लेकिन एक ही समुदाय के क्यों, ये भी बात को मैं मान लेता हूँ। जबकि इस देश में अपने बिहार में तकरीबन 4,000 एकड़ ज़मीन भूमाफियाओं के कब्जे में है। मंदिरों की, मठ की ज़मीन भूमाफियाओं के कब्जे में 4,000 एकड़ ज़मीन बिहार में। नीतीश कुमार जी उसी पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात है नहीं। लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चाइना कब्जा करके रखा है। ये तो हमारे देश की ज़मीन थी, हमारे देश की प्रॉपर्टी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ से क्या मुराद है, लोग समझ नहीं पा रहे। उसमें भी पक्षपात हो जाता है। कोई प्रोटेस्ट करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट भी इस देश में प्रोटेस्ट हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि उसी समाज के लोग हमारे पक्ष में भी हैं और उसी समाज के लोग हमारे विपक्ष में भी आते हैं, लेकिन जो विपक्ष में आते हैं वो प्रोटेस्ट करते कि नहीं संशोधन होनी चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं, इस देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो भी जाता है राज्यसभा से भी, इससे किसी हिंदू समाज को भी फायदा होने वाला नहीं, आम समाज को किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं होने वाला है। ये उद्योगपतियों को ही फायदा होगा
जिसके हवाले रेलवे की ज़मीन कर दी गई, जिनके हवाले सारी चीज़ें जो गवर्नमेंटेड हुआ करता था वो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ये भी अगर लेती है, तो जिनसे केंद्र सरकार का टाई अप है, जिनसे कसम खाए हुए हैं कि मैं हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के हवाले कर दूंगा, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल भी पास होने के बाद उन लोगों को कोई फ़ायदा होगा, आम इंसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इस देश के माइनॉरिटी समाज के, मैं मेजॉरिटी समाज को तो समझ रहा हूं कि शिक्षित हो रहे हैं, अब बहुत सारे विकल्प हैं और मैं कोशिश करता हूं, मेरी सोच होती है कि कोई भी समाज के लोग हों, लेकिन ख़ास तौर से माइनॉरिटी समाज को अगर इस देश में जीना है तो सारे अभिभावकों से, सारे वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगा कि तालीम को आप ध्यान दीजिए। आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम देने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास तालीम नहीं है तो आपकी हालात आज के बाद बद से बदतर हो जाएगी। आप काउंट नहीं होंगे, आपके खिलाफ हमेशा साजिशें हो रही है, रोज़ बरोज़ साजिशें हो रही है। आपका एक ही विकल्प है, आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, तब जाकर के आपको बोलने का कि विकल्प होगा। बाबा साहब अम्बेडकर पर आप के संविधान पर आप बोल सकते हैं। दिल्ली में लगातार इस तरह का दौर जारी है। हाल ही में आज का ही है कि डॉक्टर कासिम अंसारी जो सिवान के एक बड़े चेहरा थे, वो भी इस्तीफा देते हैं। बिल्कुल, जो हम लोग के पास जो है, जिन लोगों के पास, जिन मुसलमानों के पास गैरत नाम की चीज़ होगी, जिनका ज़मीर जिंदा होगा, तो हम लोग अपने ज़मीर को अपडेट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारा ज़मीर जिंदा है। मैं आज मुसलमानों की बात है, वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है तो ही नहीं, अगर इस देश में मंदिरों की ज़मीन को भी, चर्च की ज़मीन को भी, इवन की गुरुद्वारा की ज़मीन को भी के खिलाफ इस तरह से अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ भी मैं आवाज़ बन करके उठाऊंगा, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं, इससे सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो उद्योगपति लोग हैं, उनके दोस्त, उनसे मित्रता है, इंसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आज के वक्त में जो चुनाव हो रहा है ना, जो चुनावी मुद्दा है, वो सिर्फ एक जाति सूचक बात पे ये चुनाव रह गया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि माइनॉरिटी उनको माइनॉरिटी दरकिनार हो जाए तो उनको फर्क पड़ेगा। अब हर लोग स्वार्थी हो गए हैं। जिन लोग, अगर जो माइनॉरिटी समाज के लोग उनकी वाहवाही करेंगे और उनके साथ रहेंगे, उनको क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक मुसलमानों के ऊपर, एक माइनॉरिटी समाज के ऊपर ये गर्दन पे छुरी चलाने के काबिल है। आपको पता होगा, मैं इस बात से खुश हूँ कि हर मंदिर में, हर थाना में, हर सरकारी भवन में, हर बड़े इंस्टीट्यूशन में, हर बड़े कॉलेज में मंदिरें होती है। मुझे इस बात से खुशी है। लेकिन मुसलमानों की जो ज़मीन है, अच्छा, आप लोग इस चीज़ को कम से कम अगर समझ में आए, और आप लोग भी अगर निष्पक्षता से पत्रकारिता करना चाहते हैं, इस बात को मैसेज दीजिए कि कोई भी चीज़ें, ये माइक है आपका, ये माइक ये भाई को मैं, भारत नेशन वाले को मैं ये गिफ्ट कर देता हूँ, ये मेरी चीज़ें मैं इन्हें गिफ्ट कर दिया। तो आपके पड़ोसी हैं, वो इस खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मल्लू रवि ने सीपीपी की आम सभा की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर कहा, सोनिया गांधी वक्फ बिल के बारे में बहुत स्पष्ट है। ये काला बिल है। अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों लोगों को अपनी जमीन और वक्फ की जमीनों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। Srimati Sonia Gandhi is very clear about Waqf Board bill, which is passed yesterday night about 2:30 a.m., which is really like a night. The bill is also black bill. BJP people are telling it is a golden bill. It is 100% is a black day bill. Because of this bill, lakhs of minority people are going to have problems of their own land and work lands. The main intention of the bill is to take away the work lands by government and then use it for their own purpose than the purpose for which the work lands are given by the donors. This is where Srimati Sonia Gandhi is very clear, and she told yesterday it is a black day because yesterday the bill was passed in the parliament as against total opposition by our India Alliance MPs. But the UP CM Adityanath is saying that some people did not want a mythological place like Prayagraj to gain its identity because their vote banks are important for them. In the name of Waqf, they had tried to capture the land here in Prayagraj and other cities as well. We were organizing Mahakumbh. The Waqf board was making obituary statements that against the Kumbh on the Kumbh in Prayagraj, which is going on the land of Waqf, and there was a land mafia board was operating there. This statement clearly shows the intention of the BJP government to pass this bill. When there is a claim for Waqf land in Prayagraj, they are working out to get their land to themselves through their organization. When it is not possible in the present Waqf board, the government, Modi government, has introduced a new bill wherein they can take it through the new law which they have passed yesterday. But sir, at the same time, your ally DMK is saying that they will go to the Supreme Court against this bill, and they say the discussion is going on in the other house, Rajya Sabha also, where the government is saying that this is in the benefit of the minorities. No. There is, you cannot just believe whatever the BJP is telling. Several MPs yesterday, several parties also yesterday spoke how this bill is going to harm the Muslim minorities. But still they have passed because they have the majority. That is how it is done. Now DMK is thinking of going to Supreme Court to see when it is failed to stop this bill in the parliament. There is no other go except going to Supreme Court. That is why they are planning to go to the Supreme Court. Yesterday, the
bill is not passed by voice vote. It is passed by division. All the MPs, all India alliance parties, they all have voted against it. But still we could not stop it. So there is only one way that is open is Supreme Court. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के उद्घाटन दिवस समारोह को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I have a lot of nice things I can talk to you, but I want to put up a slide which a friend sent me 3 days ago. Can you put it on? It disturbed me a lot. And my reply to him was very inspiring. Why I am telling you what my reply to this was, because I want each one of you to go back with this slide in your mind. And I hope each one of you will take an inspiration from this slide. If it's small in print, what I would urge the organizers to do is actually put up a big board of this somewhere in the exhibition hall tomorrow morning, so that everybody reads it once. हो सकता है कि कोई लोग मेरी आलोचना भी कर सकते हैं कि तुम दूसरे देश से क्यों कंपेयर कर रहे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें सीखना होता है। We have to be willing to evolve, we have to be willing to learn, we want to aspire to be bigger and better, then we have to be bolder, and we should not fight shy of the competition. After all, we are the world's 3rd largest startup ecosystem. But I'm sure each one of you aspires that India should be the world's largest startup ecosystem. We have the world's largest STEM graduates coming out of India, year on year. And 43% of them are our sisters and daughters. And there's no reason why this slide cannot be a foreteller of the future for us. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।